Hey guys, welcome back to my channel. This is Sarpreet Kaur, and in this video I am going to continue with the chapter that is income from house property. इससे पहले भी मैं इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सुनने से ही समझ में आ रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या होगा, कि वो हाउस जिसमें हम खुद रह रहे हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि उस हाउस में तो हम खुद रह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर हमें टैक्स क्यों पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो होता है हमारा, जो अपना खुद का घर होता है, कई कई बार ऐसा होता है कि हम उसके ऊपर भी लोन ले लेते हैं। तो वो जो लोन हम लेते हैं उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी हमें इनकम टैक्स की तरफ से मिलता है। जो भी हमारी टोटल इनकम आएगी उसमें से वो इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा। हाउस की तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब हम घर में खुद रह रहे हैं, हमें कोई रेंट ही नहीं रिसीव हो रहा उस घर के लिए, तो उस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो ऑब्वियस ही है कि नील ही होगी, ज़ीरो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। लेकिन जो वो हाउस के ऊपर हमने लोन लिया होगा उसके लिए जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम डिडक्ट करवा सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, चाहे हमारा हाउस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब अगर हमने लोन लिया होगा, बेसिकली हम लोन क्यों लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, या फिर परचेज के लिए। जब भी हम लोन लेंगे अपना रहने के लिए घर होगा जो, तो उसमें हम बेसिकली तीन चीज़ों के लिए लोन लेंगे, या तो परचेज करने के लिए, या कंस्ट्रक्शन के लिए, और या फिर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे घर में कुछ हम रिनोवेट कराना चाहते हैं, कुछ हम चेंजेस कराना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंशन कराना चाहते हैं घर की, ठीक है। तो उन पर्पस के लिए हम लोन लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें ये पर्पस समझ आ गया कि हम सिर्फ इन पर्पस के लिए लोन लेंगे, तो अगर हम लोन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर। बट गवर्नमेंट जो है हमें इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन दे देती है इंटरेस्ट की, ठीक है। लोन की हमें डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें कैसे मिलेगी, देखो, सबसे पहले हमें डिडक्शन रिसीव होगी जो हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उसके ऊपर भी। उसके लिए हमें एक डेट याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, 1/4/1999, ठीक है। तो कौन सी डेट हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, 1/4/1999, ठीक है। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1/4/1999 से पहले होती है, ठीक है, अगर हमने मीन्स की कोई भी लोन हमने 1/4/1999 से पहले लिया है, 1 अप्रैल 1919 से पहले लिया है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, उसके बाद में लेंगे लोन, ठीक है। उस केस में हमें कितनी एग्जम्पशन मिलेंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने परचेज करने के लिए, घर परचेज करने के लिए लोन लिया था पहले 1990 से पहले, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तीनों केसेस में क्या होगा, हमें कितनी एग्जम्पशन मिलेगी इंटरेस्ट के ऊपर, 30,000 की एग्जम्पशन हमें डिडक्शन हमें मिलेगी। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट लोन लिया हमने 10 लाख का, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख, ठीक है। 10 लाख का लोन लिया, 1 लाख हमारा इंटरेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वहाँ पे कितने हम माइनस करा सकते हैं, 30,000, 70,000 के ऊपर हमें टैक्स पे ही करना पड़ेगा। सिर्फ कितनी डिडक्शन मिलेगी, 30,000 की, ठीक है। ये कौन सा केस है, अगर हमने लोन लिया था 1 अप्रैल 1999 से पहले,
ठीक है। और जो सेकंड केस है उसमें क्या है हमारे पास कि हमने लोन लिया आफ्टर 1 अप्रैल 1999 से बाद में लोन लिया, तो परचेज और कंस्ट्रक्शन इन दोनों के लिए तो लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। अब लिमिट आ गई है 2 लाख की। आपके जो इंटरेस्ट आप लोन लोगे आप परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, इन दोनों के ऊपर आपका जो लोन होगा ना उसके इंटरेस्ट में आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन के पर्पज से लिया है तो उसकी लिमिट अभी भी पुराने वाली है, दैट इज़ 30,000। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि LIC ऑफ इंडिया सैंक्शनड अ लोन दिया LIC ऑफ इंडिया ने 16 लाख का टू मिस्टर राम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम पर उन्हें लोन दिया गया फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया। ठीक है, लोन जो दिया उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में दिया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल उनका लोन कितना था 16 लाख। अब लोन उन्हें कब कब मिला ये देखते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्हें रिसीव हुई 1 जुलाई 2014, यानी कि ये कौन से ईयर है 14-15 में उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई। ठीक है, कितने की 5 लाख की। उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट उन्हें रिसीव हुई 16-17 में रिसीव हुई। ठीक है, 16-17 में कितनी 6 लाख की। और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई वो भी किस में हुई 16-17 में ही रिसीव हुई उन्हें इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट हुई वो 14-15, उसके बाद 16-17 दोनों इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज़ कम्प्लीटेड इन नवंबर 16-17 कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आपको पिछले भी कॉन्सेप्ट मेमोराइज करने पड़ेंगे। क्या बोला उन्होंने कि 16-17 नवंबर 16 में जो है आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि 16-17 जो है वो आपका क्या होगा फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया आपका ये। और इससे पिछले वाले कितने साल बचे 14-15 में ली थी और 15-16। ठीक है, ये 2 साल कौन से हो गए हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को आगे रीड आउट करते हैं। एंड इट इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, यानी कि रेंट पर नहीं देंगे हम। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल, कितना इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा उनका फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। कौन से ईयर के लिए असेसमेंट ईयर है हमारा 2021-22, यानी कि जो प्रीवियस ईयर होगा हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर हमारा कितना होगा, प्रीवियस ईयर होगा हमारा 2021। ठीक है, नो पार्ट ऑफ लोन इज पेड टिल डेट। ठीक है, अब तक कोई हमने लोन की पेमेंट नहीं की। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है कि कितनी डिडक्शन हमें मिलेगी, तो हमें किसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। देखो, घर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो हमारी घर अगर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नील है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो हमारी यहाँ पर 0 है। अब कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। एक तो सबसे पहले 16 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 16 लाख के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलना था, हमने पे करना था 12%। तो 16 लाख के ऊपर जब हम 12% काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इतना 1,92,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 16 लाख के ऊपर 12%। ये तो हो गया हमारा कौन सा, एक जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल हमने इतना इंटरेस्ट देना था। और अब सेकंड चीज़ हम क्या चेक करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो था जो हमारा, उसके अंदर हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट
कौन कौन सी साल में जाएगी। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फर्स्ट, उसके लिए हम क्या देखते हैं, फर्स्ट प्रीवियस ईयर हमारा कब था। फर्स्ट प्रीवियस ईयर था हमारा 16-17, देन सेकंड था 17-18, थर्ड है 18-19, फिर 19-20, फिर 20-21। यानी कि ये इंस्टॉलमेंट हमारी इस ईयर में फॉल करेगी। अगर तो फॉल ना करती तो हम बिल्कुल भी ना देखते इसे, बट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फॉल कर रही है तो हमें प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलमेंट हमें दी हुई है जो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14-15 की है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी किसकी है, 14-15 की, जबकि जो नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट है ना वो 16-17 और किसकी है, ये भी 16-17 की है, जो हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर था। फर्स्ट प्रीवियस ईयर था ये हमारा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 14-15 और 15-16 आ रहा है। तो तब तक तो इन 2 सालों में सिर्फ हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 5 लाख ही हमारी अमाउंट थी। ठीक है, तो 5 लाख पर ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट। 5 लाख इंटू 12/100 इंटू डिवाइड में 12, और कितने मंथ बैठेंगे, यहाँ से बैठेंगे हमारे पास 9 मंथ ये, एंड उसके साथ साथ 12 मंथ ये, तो ये हो जाएंगे 21। ठीक है, जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,05,000। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे 5 से। 1,05,000 को डिवाइड कर लिया 5 से तो हमारे पास कितना आ गया, 21,000। 21,000 ये वाला इंटरेस्ट आ गया और 1,92,000 हमारा ये इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,13,000। अब देखो लोन हमने कब लिया था, 1 अप्रैल 1919 के बाद। तो डिडक्शन हमें कितनी मिलनी है, 2 लाख की हमें डिडक्शन मिलनी है। बट हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,13,000। तो डिडक्शन हमें सिर्फ कितने की मिलेगी, 2 लाख की। 13,000 हमारा किस में आएगा, इनकम टैक्स में, जो हमारी इनकम आएगी उसके लिए कैलकुलेट होगा 13,000। डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की ही मिली। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, हमने मान लो कि हाउस रेंट पे दिया था। ठीक है, उसका कुछ मंथ का रेंट तो हमें रिसीव हो गया, बट कुछ मंथ का रेंट हमें नहीं रिसीव हुआ। ठीक है, तो उस केस में हम उसे क्या मान लेते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, यानी कि हमें वो रेंट रियलाइज नहीं हुआ। अब अगर वो रेंट हमने जो फर्स्ट कंडीशंस पढ़ी थी एनुअल वैल्यू के लिए, तो उसमें अगर हमारा अनरियलाइज्ड रेंट जो था वो रूल 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता था, तो हम क्या करते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से उसे माइनस कर देते थे। बट अगर हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से वो माइनस कर दिया और वो रेंट हमें रिसीव हो गया अब, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो वो हमारा रेंट रियलाइज होगा ना, वो सिर्फ अफेक्ट करेगा किसे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमारी 30%, जो कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल वैल्यू पे, सिर्फ उसे ही ये इफ़ेक्ट करेगा। अब ये कैसे पता चला हमें, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा 2 केस ले लिए हमने, एक अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, और एक ले लिया, मतलब कि इसमें तो हमें क्या हुआ कि अनरियलाइज्ड रेंट जो था वो हमें रिसीव हो जाता है। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस की 1,000 है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अगर अनरियलाइज्ड रेंट आया हमारे पास 100, ठीक है,
तो हमारे घर की एनुअल वैल्यू, इसने रूल 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमने क्या किया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 900 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। और इस केस में क्या था, अनरियलाइज्ड रेंट था ही नहीं, तो जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी वो ही हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब हमारी एनुअल वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हमारा फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करना। हमने एनुअल वैल्यू पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट कर ली 30%, ये आ गई 270। इधर भी हमने 30% कर ली, ये आ गई 300। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमने ये मान लिया कि इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा था दोनों साइड 100, इंटरेस्ट हमें 100 था, वो डिडक्शन हमें मिल रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों डिडक्शन को जब हमने माइनस किया तो इस केस में हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आ गई 530, और इस केस में जहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट था ही नहीं, यहाँ पे आ गई 600। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारी 600 जो वैल्यू आ गई वो आ गई, बट इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो अनरियलाइज्ड रेंट था ना, कितना था 100, वो अब हमें रिसीव हो गया। ठीक है, अगर अब रिसीव हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक की कैलकुलेशन तो आपकी बेसिक है, ये तो आपको करना ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला रहता है कि जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी से कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी 530, कितना रेंट हमें रिसीव हुआ है 100 रियलाइज हो गया है। ठीक है, उसके ऊपर से कितनी डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 100 के ऊपर 30% हम लगा देंगे, कितना आएगा 30। तो 100 में से 30 माइनस किया, कितना आ गया 70। तो 70 को हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो पहले आई थी, तो ये आ जाएगी 600। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि रेंट रिसीव होने के बाद जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई 600, वो किसके इक्वल है, जो हमारी सिंपली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है वो सिर्फ एक ही पार्ट को जो है इफ़ेक्ट करता है, किसे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर ए लेट आउट अ हाउस टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने हाउस लेट आउट कर दिया मिस्टर बी को ऑन 1/4/2013 को, 1/4/2013 को @3,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स, 3,000 पर एनम पर मंथ सॉरी फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए दे दिया। तो फुल ईयर का इंटरेस्ट, फुल ईयर का जो उनका रेंट है वो कितना हो जाएगा, 3 × 12 दैट इज़ 36,000। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर मिस्टर बी रिफ्यूज टू वैकेट हाउस, मिस्टर बी ने रिफ्यूज़ कर दिया 5 साल बाद कि मैं ये हाउस नहीं छोड़ूंगा। हैंस मिस्टर ए फील्ड अ सूट टू गेट हाउस वैकेंटेड एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस 1000। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो हाउस को खाली कराने के लिए क्या खर्चा कर रहा है। लेटर ऑन मिस्टर ए एग्री टू रिन्यू द टेनेंसी फॉर, उसने दोबारा से एक नया एग्रीमेंट बना लिया मिस्टर ए के साथ। हाँ, इफ़ मिस्टर ए ने कहा कि अगर तुम मुझे रेंट 4,000 पर मंथ यानी कि 48,000 ईयरली पे करोगे तो मैं तुम्हें रहने दूंगा। ठीक है, बी ने एग्री कर दिया एंड पेड द एरियर ऑफ रेंट, और अब जो उसका रेंट था ना वो उसने एरियर जो है वो पे कर दिया, जितना भी उसका रेंट का एरियर बनता था 1/4/2018 से 31/3/2020 तक, यानी कि 2000 देखो 2013 में क्या था, उसने वो हाउस लिया था 13-14 में हाउस लिया था, 5 साल का एग्रीमेंट किया, तो 5 साल 18 हाँ किस में जाकर ख़त्म होते थे, 17-18 में ख़त्म हो गए। ठीक है, ये 5 साल ख़त्म हो गए। उसके बाद जो ईयर था 18-19 फिर 19-20, ये 2 साल ऐसे थे जब वो रहता रहा घर में।
ठीक है, और कितना रेंट देता रहा 3000। बट उसने एग्रीमेंट में क्या कहा कि तुम 4000 मुझे पर मंथ का किराया दे दो, मैं तुम्हें रहने दूँ। तो उसने क्या किया, मान लिया उसका। और उसने अब जो उसका 2 सालों का 3-3 हज़ार दिया था और रह गए कितने 24,000 एरियर जो रह रहा था, उसने वो भी उसे लौटा दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मिस्टर ए ने पे किया हाउस टैक्स। हाउस टैक्स है जो मिस्टर ए जो ओनर है उसने पे किया, तो लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस ये हमें कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड रेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। फाइंड करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई, अब के अकॉर्डिंग हमने कौन सी ईयर की निकालनी है, 2021 22 की। ठीक है, तो 4000 पर मंथ के हिसाब से 48,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितनी है 6000, डिडक्ट कर देंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 42,000। अब 42,000 हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके ऊपर हमने 30% लगाया, कितना दिया गया 12,000 1600। ठीक है, अब जो हमारे पास इसे हमने लेस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें एरियर भी रिसीव हो गया पिछले वाला। कितना एरियर था, एरियर था हमारा 24,000 का। ठीक है, 24,000 हमें रिसीव हो गए। 12 साल मतलब कि 2 सालों के 1-1 हज़ार पर मंथ का। ठीक है, तो कितने हो गए 24,000। अब जो हमारा एरियर रिसीव होता है अनरियलाइज्ड रेंट, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, पहले लेस क्या करते हैं 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो इसका 30% कैलकुलेट किया तो 7200। 24,000 में से 7200 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16,800। अब जो 29,400 है उसमें से उसमें क्या ऐड कर देंगे 16,800। कितना आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 46,200। तो ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।